हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल HR स्टडी सेंटर में। जैसा कि आपको पता है, मैं बेसिक साइंस बता रहा हूँ। बेसिक साइंस में मैं आपको केमिस्ट्री के बारे में छोटी सी छोटी कंसेप्ट और ट्रिक के साथ मैं आपको हर चीज़ बता रहा हूँ। तो आज की जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। क्यों? क्योंकि आज मैं आपको साइंस में मैंने आपको देखिए पदार्थों का वर्गीकरण पूरा पढ़ा दिया, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में मैंने पूरा पढ़ा दिया है। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा एटम के बारे में। एटम क्या है, एटम में क्या क्या उपस्थित है, कक्षा क्या है, उपकक्षा क्या है, ये सब चीज मैं आज आपको बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ाने वाला हूं। फिर मैं इसके बाद इस वीडियो के बाद आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना बताऊंगा, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, फिर उस बैलेंसी बताऊंगा, फिर लुईस डॉट सिंबल बताऊंगा। ये चीज सब चीज बारीकी से मैं आपको बताऊंगा। फिर इसके बाद क्या होता है, फिर इसके बाद में क्लास 10th की साइंस का प्रारंभ करूंगा। क्लास 10th की साइंस में सबसे पहले मैं आपको केमिकल इक्वेशन के बारे में बताऊंगा और रिएक्शन के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर लेना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और सब्सक्राइब करने के पश्चात आप बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि रोज आने वाली जो नोटिफिकेशन है आपको टाइम पर मिल जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने सबसे पहले आपको पढ़ाया है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर्स, ये आपको मैंने 2 वीडियो के लेक्चर में ये चीज आपको प्रोवाइड कराई है। अगर आपने नहीं देखी तो जाके देख लीजिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही अच्छे से मैंने आपको बारीकी से पढ़ाया है। अब मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, अब मैं सबसे पहले आपको पढ़ाऊंगा परमाणु के बारे में। किसके बारे में? परमाणु। परमाणु क्या है, कैसे जाना गया ये परमाणु है, इसकी खोज किसने की, इसके खोजकर्ता किसे माना जाता है, ये चीज मैं आपको इस वीडियो में बहुत ही अच्छी तरह से आपको बताऊंगा कि क्या है इसका अतीत, इसका इतिहास। अगर सबसे पहले हम बात करें इसके इतिहास के बारे में बात करें तो इसका इतिहास क्या है, यानी कि जो परमाणु है, परमाणु के बारे में सबसे पहले किसने जानकारी दी और इसे किसका जनक माना जाता है, मतलब इसके जनक कौन है, ये चीज मैं आपको सब डिटेल से बताऊंगा। तो बात सुनिए, मैं आपसे कहूं बात परमाणु से पहले पदार्थ की बात कर लेता हूं थोड़ी मैं। पदार्थ यानी कि मैटर, मैंने आपको ये जो चीज है बहुत ही डिटेल से पढ़ा चुका हूं। तो पदार्थ क्या है? पदार्थ तो कुर्सी में सब कुछ है, यही तो पदार्थ है। यानी कि दुनिया की हर वे वस्तु जो कुछ स्थान घेरती है, जिसमें कुछ द्रव्यमान होता है, उसे पदार्थ कहते हैं। सिंपल बात है। ठीक, अब पदार्थ जो हमने बता दिया, अब हमने आपसे कहा ये मार्कर एक पदार्थ है। हाँ है, मार्कर पदार्थ है नहीं? हाँ है। तो मैंने आपसे पूछा ये मार्कर किससे बना है, तो आप क्या करेंगे, इसे तोड़ तोड़कर जो सबसे सूक्ष्मतम कण मिलेगा, यानी कि सबसे छोटा कण जो मिलेगा, यानी कि जो सबसे छोटी इकाई मिलेगी, वो आप मेरे पास लाकर रखोगे कि ये जो मार्कर है इस चीज से बना है, इस चीज से बना है। इसी को नाम रख दिया गया परमाणु। यानी कि परमाणु का मतलब क्या होता है। अब परमाणु को बारे में बताने से पहले मैं आपको कुछ इसके इतिहास के बारे में बता देता हूं। तो इसका इतिहास क्या है, इतिहास के बारे में आप सुनिए। इतिहास क्या है, तो सर्वप्रथम परमाणु के बारे में जानकारी किसने दी थी। तो पहला पॉइंट ऐसे बनाकर लिखिए, बहुत ही अच्छे से मैं आपको पढ़ाऊंगा कि तो सर्वप्रथम परमाणु के बारे में जानकारी किसने दी, जानकारी किसने दी? भारतीय विद्वान कणाद ऋषि ने दी। किसने दी? कणाद ऋषि ने। कणाद ऋषि ने दी।
सबसे पहले परमाणु के बारे में जो है सबसे पहले जानकारी किसने दी? कणाद ऋषि ने दी। उन्होंने क्या कहा और ये कब दी? ईसा से 800 वर्ष पूर्व, 800 वर्ष पहले ये जानकारी दी गई। किससे? ईसा से 800 साल पहले ये जानकारी दी गई कि परमाणु क्या है। परमाणु जो है कि वह पदार्थ का सूक्ष्मतम कण है। सूक्ष्मतम कण का मतलब जिसे और ज्यादा तोड़ा ना जा सके, यानी कि सूक्ष्मतम कण बहुत ही छोटा कण पदार्थ। किसने कहा? कणाद ऋषि ने कहा कि पदार्थ जो है वो पदार्थ का सूक्ष्मतम कण है, यानी कि स्मॉलेस्ट यूनिट है जिसे अब और ज्यादा तोड़ नहीं सकते, उसी को पदार्थ कहते हैं। क्या कहा इन्होंने? पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण, पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण, वह सूक्ष्मतम कण जिसे और ज्यादा तोड़ा ना जा सके, और ज्यादा तोड़ा ना जा सके, उसे परमाणु कहा जाएगा। उसे परमाणु कहते हैं। ये किसने बताया? कणाद ऋषि ने बताया कि जो परमाणु है ये पदार्थ का सूक्ष्मतम कण है, इसे यानी कि और ज्यादा तोड़ा नहीं जा सकता है, ये इतना ही रहेगा। ये बताया किसने? भारतीय विद्वान कणाद ऋषि ने। अब ये वैज्ञानिक लोग आए। वैज्ञानिक लोग, देखिए हमारे भारतीय लोगों की एक गलती होती है। क्या गलती है? जो हमारे भारतीय के लोग हैं, इन्होंने खोज तो की, मर के चले भी गए, लेकिन इन्होंने कोई चीज लिखा नहीं, यानी कि कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं बनाया, जिससे इनका नाम चलना बंद हो गया। खोज तो सब हमारे भारतीय में हुई। ये वैज्ञानिक लोग क्या थे? कुछ नहीं थे। तो जो भारतीय लोग थे, इन्होंने क्या किया कि खोज तो कर डाली, लेकिन इसके बारे में विस्तार रूप से लिखकर नहीं गए, बताकर गए, लिखकर नहीं गए। और आपको पता है कि जो लिखकर जाता है वही प्रमाणित होता है। ये बात क्लियर है? क्लियर है। ठीक। अब क्या हुआ इसके बाद? अब ये कणाद ऋषि तो खर्च हो गए, मतलब खत्म हो गए। इतनी बात बताने के बाद ये जो कणाद ऋषि थे खत्म होने गए। इन्होंने ये बात कब बताई? ईसा से 800 साल वर्ष पहले बताई। 800 साल पहले ये बात बताई कि पदार्थ जो है, पदार्थ का वो परमाणु जो है वो पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण है जिसे तोड़ा ना जा सके, यानी कि अविभाज्य कण इन्होंने बताया। क्या बताया? अविभाज्य कण। अविभाज्य कण मतलब नॉट डिविजिबल, जिसे और तोड़ा ना जा सके, ये बताया। फिर इसके बाद में एक बाबा आए, यानी कि एक वैज्ञानिक आया जिसका नाम था डाल्टन। क्या नाम थे? डाल्टन। डाल्टन ने क्या किया? डाल्टन ने कुछ नहीं कहा। डाल्टन ने इन्हीं की बात को चिपका दिया। इन्हीं की बात को चिपका दिया, यानी कि क्या कह दिया कि इन्होंने भी यही कहा कि जो कणाद ऋषि कह के चले गए, इन्होंने भी यही कहा कि पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसे और तोड़ा ना जा सके उसे एटम कहते हैं, दैट मींस पदार्थ कहते हैं। यही बात इन्होंने की, यानी कि जो कणाद ऋषि की बात थी वही इन्होंने भी चिपका दी। लेकिन इन्होंने क्या किया? जो डाल्टन साहब थे, ये डाल्टन जो थे ये लिखकर बता गए, यानी ये प्रमाणित कर गए कि ये चीज ये है। इन्होंने भी यही बता दिया, परमाणु वह सूक्ष्मतम कण है जिसे और तोड़ा ना जा सके, जिसे अविभाज्य ना किया जा सके, वो है परमाणु। ये कह के गए। कब कही? ईसा से 800 साल पहले। किसने बताया? कणाद ऋषि ने बताया। ये कब आए? ये इसके बाद आए 2600 वर्ष बाद। 2600 वर्ष बाद ये डाल्टन आए। इन्होंने ये बताया कि पदार्थ वह सूक्ष्मतम कण है जिसे और अविभाज्य नहीं किया जा सकता। सोचो, ये मतलब परमाणु के बारे में जानकारी कब दे दी गई थी? 2600 साल पहले। कब? जब डाल्टन ने बताया, उससे 2600 साल पहले बता दिया गया था कि परमाणु क्या है, परमाणु क्या है, उसके बारे में
किसने बताया? कणाद ऋषि ने। लेकिन एक बात थी कि ये चीज कोई लिखकर नहीं गए, डॉक्यूमेंट्स नहीं बना के गए, तो इनका जो नाम है वहीं पर दबकर रह गया। फिर 2600 साल बाद कौन आए? डाल्टन आए। डाल्टन ने भी कणाद ऋषि की बात को चिपका दिया। यही कहा इन्होंने भी कि पदार्थ वह सूक्ष्मतम कण है जिसे और तोड़ा नहीं जा सका। लेकिन इन्होंने जो था वो रिटर्न करके गए, यानी कि वो लिख कर गए। तो इसी से इन्हें क्या कहा गया? परमाणु का, एटम का फादर कहा जाता है। एटम का फादर कहने लगे लोग, यानी कि फादर ऑफ एटम। फादर ऑफ एटम किसे माना जाता है? डाल्टन को माना जाता है। अब ठीक है, इतनी बात समझ में आती है? ठीक। अब इसके आगे क्या हुआ? देखिए इसके आगे मैं आपको बताता हूं। इसके आगे वीडियो में बने रहिए और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है। मैं अच्छी से अच्छी वीडियो आपको जल्द ही प्रोवाइड करा रहा हूं। आपके लिए एक मैथ का भी टीचर मैंने अरेंज कर दिया है, तो जल्द ही आपको मैथ का भी सिलेबस पढ़ने को मिलेगा। यानी कि मैंने बताया कि जो परमाणु है, कणाद ऋषि ने बताया सबसे पहले, कब? ईसा से 800 साल पहले, ठीक। अब क्या हुआ? फिर इसके बाद आया डाल्टन। डाल्टन ने 2600 साल बाद आए। इन्होंने भी यही बता दिया कि पदार्थ वह अविभाज्य कण है, अविभाज्य कण है जिसे तोड़ा ना जा सके, ठीक। अब क्या हुआ कि आधुनिक समय में, द मॉडर्न टाइम में, इनके परमाणु, इन्होंने जो डाल्टन साहब हैं हमारे, इन्होंने एक सिद्धांत दिया, परमाणु का मॉडल सिद्धांत, ठीक, परमाणु का सिद्धांत। तो क्या हुआ कि इनके इस सिद्धांत को काट दिया गया, इनकी इस बात को काट दिया गया। इन्होंने क्या कहा कि परमाणु वह सूक्ष्मतम कण है जिसे तोड़ा ना जा सके। इनकी बात को काट दिया गया। कैसे? क्या हुआ? फिर इसके बाद तीन लोग आए। पहले जो थे, सबसे पहले मैं आपको रदरफोर्ड के बारे में बताता हूं। रदरफोर्ड ने क्या किया? क्या हुआ? देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो है ये कुछ इस प्रकार का परमाणु का चित्र है, ठीक है। ये एक परमाणु का चित्र है। अब रदरफोर्ड आए, इन्होंने क्या किया, जिसे इनका अल्फा प्रकीर्णन कभी कहते हैं। इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक सोने की, मतलब धातु की परत ली और उसमें क्या किया? इन्होंने किरणों को ऐसे ऐसे पार किया, किरणों को डाला। किरणों को जब डाला, इन्होंने क्या देखा कि जो किरणें हैं, ये अधिकांश किरणें बाहर निकल जाती हैं। इससे अधिकांश किरणें बाहर निकल गई। तो इन्होंने ये कहा, रदरफोर्ड ने, कि जो परमाणु है इसका अधिकांश भाग खोखला होता है, अधिकांश भाग खोखला होता है। फिर क्या किया? तो कुछ किरणें तो निकल गई, फिर कुछ किरणें इन्होंने बीच में से डाली। अब बीच में से डाली तो क्या हुआ? ये किरणें अपने मार्ग से विचलित हो गई। यानी कि ऐसा परमाणु के अंदर कुछ है जो ये किरणें को रिपेल कर रही हैं, यानी कि प्रतिकर्षित कर रही हैं, अपने से दूर भगा रही हैं। यानी कि जो अल्फा किरणें डाली, ये तो क्या बताया इन्होंने कि पदार्थ के, मतलब परमाणु के बीच में एक पॉजिटिव कोई चीज है जिसे इन्होंने नाभिक नाम रखा। क्या चीज? नाभिक नाम रख दिया, क्योंकि ये पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दैट मींस प्रतिकर्षित करेंगे। तो इन्होंने कह दिया कि ये जो है नाभिक है। यानी कि नाभिक की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने की। नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की, ठीक। अब उन्होंने क्या देखा? एक सेंटर पॉइंट से किरण डाली, और सेंटर पॉइंट से किरण डाली तो वो किरण जो थी वो वापस आ गई, वापस लौट आई। फिर उन्होंने क्या कहा कि जो नाभिक है ये ठोस है,
कैसा ठोस है। ये बात तो कह गए रदरफोर्ड। ये बात कहा इन्होंने, क्या कहा कि जो परमाणु का अधिकांश भाग है वो खोखला होता है, परमाणु के अंदर बीच एक नाभिक होता है जो धनावेशित होता है, धनावेशित होता है, ठीक है, ये वाला। फिर इन्होंने क्या कहा कि इसी धनावेशित को नाभिक कहा, और फिर इन्होंने कहा कि ये बहुत ही ठोस है, मजबूत है। क्यों कहा? क्योंकि जो इसकी किरण थी सेंटर पॉइंट से गई वो वापस लौट आई, पीछे लौट आई, उससे टकराकर पीछे लौट आई। तो इन्होंने कहा कि ये जो चीज है ये ठोस है, मजबूत है। ये बात क्लियर? ठीक। अब जब डाल्टन ने यह बताया कि पदार्थ जो को तोड़ नहीं सकता है, फिर इसके बाद 3 बाबा आए, मतलब 3 वैज्ञानिक आए। पहले थे जे थॉमसन, हिंदी में लिख देता हूं, जे थॉमसन, जे थॉमसन। इन्होंने क्या किया? इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की। इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की। किसने? जे थॉमसन ने। फिर एक बाबा इनके बाद और आए जिसका नाम था गोल्डस्टीन। इन्होंने क्या किया? जब डाल्टन ने बताया कि ये पदार्थ को कोई तोड़ नहीं सकता, तो 3 बाबा आए। इन्होंने जैसे, एक था जे थॉमसन, एक था गोल्डस्टीन, एक था कौन था? एक था चैडविक। इन्होंने क्या किया कि इसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को तोड़ दिया। किसे? जो जे थॉमसन थे वो, उन्होंने की इलेक्ट्रॉन की खोज, और गोल्डस्टीन ने की प्रोटॉन की खोज। और गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की, और कौन थे? जे थॉमसन, गोल्डस्टीन और चैडविक। इन्होंने किसकी खोज की? न्यूट्रॉन की। ये बाबा आए 3, जे थॉमसन, गोल्डस्टीन, चैडविक। इन्होंने क्या किया कि पदार्थ को 3 भागों में तोड़ दिया। किस में? किसी ने कहा कि पदार्थ के अंदर इलेक्ट्रॉन भी पाया जाता है, सॉरी, परमाणु के अंदर। फिर कहा कि परमाणु के अंदर, गोल्डस्टीन ने कहा कि इसके अंदर प्रोटॉन भी है, ठीक। फिर इसके बाद चैडविक ने कहा कि इसके अंदर न्यूट्रॉन भी है। अब क्या है? इन्होंने बताया, चैडविक और गोल्डस्टीन ने बताया कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ये नाभिक में उपस्थित होते हैं। किसने कहा? गोल्डस्टीन ने कहा कि ये नाभिक में उपस्थित है, चैडविक ने भी कहा ये नाभिक में उपस्थित है। जैसे थॉमसन ने कहा कि ये परमाणु, मतलब एटम के अंदर जो बाहरी कक्षाएं हैं, ये इनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक। अच्छा, अब फिर उन्होंने बताया कि इस पर जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है वो निगेटिव चार्ज होता है। गोल्डस्टीन ने बताया प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। और न्यूट्रॉन ने बताया ये उदासीन होता है, इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। इतनी बात समझ में आती है, ठीक। अब हम आपको पूरे डिटेल के साथ इसके बारे में पढ़ाऊंगा, ठीक है। ये तो मैंने ओवरव्यू दिया कि ये जो था क्या क्या है। अब क्या हुआ, ये चीज परमाणु को 3 भागों में तोड़ा गया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब क्या हुआ कि उन्होंने बताया कि प्रोटॉन पर जो है प्लस चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋण चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज ही नहीं होता है, यानी कि वो उदासीन होता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है। तो अब बात इनके डिटेल के बारे में, डिटेल में हम आपको बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है, इसकी खोज किसने की? इसकी खोज पहला है जे थॉमसन ने की, ठीक। ये जे थॉमसन ने की। इस पर आवेश कौन सा होता है, यानी कि इस पर चार्ज कौन सा है?
इस पे चार्ज होता है, कैसा होता है, निगेटिव चार्ज होता है, यानी कि इसका चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, इसका द्रव्यमान क्या बताया इन्होंने, मतलब वजन, इसका द्रव्यमान बताया 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम, ये बताया इलेक्ट्रॉन के बारे में। फिर आए बात करते हैं प्रोटॉन। प्रोटॉन के बारे में क्या बताया, गोल्डस्टीन ने, इसकी खोज किसने की, गोल्डस्टीन ने, गोल्डस्टीन ने। एक बात ध्यान रखना, प्रोटॉन को एनोड किरण भी कहते हैं और इलेक्ट्रॉन को कैथोड किरण भी कहते हैं, इतनी बात ध्यान रखना। तो इसकी खोज किसने की, गोल्डस्टीन ने। इसका आवेश कैसा बताया इन्होंने बताया कि प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो प्लस का होता है, कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक, ये बताया इन्होंने। फिर क्या हुआ, इनके द्रव्यमान के बारे में बात करें तो इनका द्रव्यमान बताया है 48×27 kg। देखिए द्रव्यमान थोड़ा बहुत अंतर्गत लिखा होगा क्योंकि अलग अलग किताबों में अलग अलग द्रव्यमान दिया गया है, ठीक है, तो आप कंफ्यूजन मत होना। तो इसकी जो खोज की किसने, गोल्डस्टीन ने, इसका आवेश प्लस बताया और द्रव्यमान इतना बताया। फिर क्या हुआ, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन में क्या हुआ, न्यूट्रॉन में आवेश क्या बताया, न्यूट्रॉन में बताया कि आवेश इसका 0 है, कोई चार्ज नहीं होता न्यूट्रॉन पर, ठीक है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। इसका द्रव्यमान बताया इन्होंने, द्रव्यमान 1.625 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, ये बताया न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। इन्होंने कहा कि न्यूट्रॉन का इतना वजन है और प्रोटॉन का इतना, इलेक्ट्रॉन का इतना, ये बात क्लियर है, ठीक है। अब हम इसके बारे में इसके बाद आपको बताएंगे कि परमाणु क्रमांक क्या है। परमाणु क्रमांक, अच्छा, परमाणु क्रमांक की खोज किसने की, परमाणु क्रमांक की खोज मोसले ने की थी। किसने, परमाणु क्रमांक, दैट मीन्स एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या, ठीक है। इसकी खोज किसने की, मोसले। किसने की, मोसले। इसे काय से लिखा जाता है, जेड से लिखा जाता है। मोसले का कि परमाणु क्रमांक को जेड से लिखा जाता है। अब परमाणु क्रमांक होता क्या, देखिए ये कोई एक नाभिक है, इसमें क्या क्या उपस्थित है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ये बात मैंने बताई थी आपको। इसके बाहरी कक्षाएं हैं, इसमें क्या चीज है, इलेक्ट्रॉन है। क्या चीज है, इलेक्ट्रॉन है। अब जो है परमाणु क्रमांक क्या होता है, देखिए इन्होंने कहा, मोसले साहब ने, कि नाभिक के अंदर उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, नाभिक के अंदर उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक कहलाता है। यानी कि नाभिक के अंदर अगर 5 इलेक्ट्रॉन हैं तो उसका परमाणु क्रमांक भी 5 होगा। यानी कि प्रोटॉन और एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन की संख्या और एटॉमिक की संख्या बराबर होती है। इन्होंने ये कहा कि किसी भी नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को ही परमाणु क्रमांक कहते हैं। तो लिख लेते हैं, किसी नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। परमाणु क्रमांक कहते हैं। अब आपको क्या करना है कि कुछ परमाणु क्रमांक याद कर लेना है और कुछ सूत्र याद कर लेना है, ताकि आपको साइंस मतलब केमिस्ट्री पढ़ते वक्त
आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो मैं कुछ यहाँ पर आपको चार्ट बनाकर दिखाऊंगा। परमाणु क्रमांक का ज्यादा से ज्यादा 20 या 30 आपको परमाणु क्रमांक याद होना चाहिए, ठीक। फिर थोड़े बहुत जो है आपको सूत्र याद होना चाहिए, जिसे मतलब जो केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो केमिस्ट्री में आपको ये पता होना चाहिए ये किसका सूत्र है और ये किसका सूत्र है, ठीक है, ये किसका सूत्र है, ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप बेटर समझ पाएंगे केमिस्ट्री को। तो चलिए हम बना लेते हैं कुछ परमाणु क्रमांक और कुछ सूत्र। तो अब हम बात करेंगे कि जो है इसमें क्या होता है, इसके परमाणु क्रमांक के बारे में। ये इसका मैं आपको एक स्पेशल वीडियो दूंगा, ठीक है, तो आप टेंशन मत लें। अब मैं आपको बताऊंगा कि परमाणु जो है ये जो है नाभिक है, इसके बाहर ये क्या चीज है, ये क्या चीज है। यानी कि सबसे पहले हम आपको बताएंगे कक्षा के बारे में, कक्षा के बारे में। ऑर्बिट क्या होता है, ऑर्बिट देखिए किसी भी परमाणु में नाभिक होता है और नाभिक के अंदर ये जो वृत्तीय पथ है, वृत्तीय पथ है, ये वृत्तीय पथों पर जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, जिस पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, यानी कि इस पे तो लगाते हैं चक्कर, इस पे तो ये जो चीज है वो क्या कहलाती है, कक्षा कहलाती है। क्या कहलाती है, कक्षा कहलाती है। यानी कि किसी भी परमाणु में वृत्तीय पथों को जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं उसे कक्षा कहते हैं, उसे कक्षा कहते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब इस कक्षा को हम KLMN से दर्शाते हैं। यानी कि किसी भी परमाणु में कितनी कक्षाएं होती हैं, 4 कक्षाएं होती हैं। अब 4 ही कक्षाएं क्यों होती हैं, क्योंकि आज तक जितने भी हमारे एलिमेंट्स खोजे जा चुके हैं वो सभी 4 ही कक्षाओं में आ जाते हैं, 4 ही कक्षाओं में आ जाते हैं। तो इसे क्या क्या नाम लिखा गया, KLMN, ठीक है। अब किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होगी, 2n स्क्वायर। अब इसका क्या मतलब है, n का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, सॉरी कक्षा की संख्या, कक्षा की संख्या। किसी भी कक्षा में कितने अधिकतम से इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ रफ करने के बाद। तो देखिए कितनी संख्या रह सकती है, 2n स्क्वायर रह सकती है, 2n स्क्वायर। 2n स्क्वायर का मतलब क्या है, 2n स्क्वायर का मतलब है, यानी कि हमने आपको बताया KLMN, ये 4 कक्षाएं हैं। तो इस कक्षा में कौन कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। तो देखिए जो K कक्षा है ये पहली कक्षा, फिर ये दूसरी कक्षा, और ये तीसरी कक्षा, ये चौथी कक्षा, ठीक है। निकालना कैसे, 2n स्क्वायर, जहां n क्या है, n का मतलब है कक्षा की संख्या, कक्षा की संख्या। तो निकाल लेते हैं, ये पहली कक्षा है, यानी कि 1 कक्षा है, तो 1 का मान हम n पर रखेंगे तो ये पता चल जाएगा कि K वाली जो कक्षा है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। ऐसे ही L कक्षा है, L कक्षा में कौन सी की दूसरी कक्षा है, ये पहली कक्षा है, ये तीसरी कक्षा है, ये चौथी कक्षा है। तो क्या करेंगे, तो हम L वाले की यानी कक्षा की संख्या कितनी है, 2 है, 2 कक्षा है, तो हम n की जगह 2 का मान रखेंगे और बाकी कर लेंगे, कक्षा की संख्या निकली। जैसे कि देखिए निकाल के दिखाते हैं। तो पहली कक्षा कौन सी है, 1 है, तो यहाँ 1 की n की जगह हम 1 रखते हैं और 1 का स्क्वायर करते हैं, तो कितना होगा, 1 का स्क्वायर 1 करेंगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा, और 1 में गुणा करेंगे तो 2 आएगा, इसका मान कर आया 2, ठीक है। अब देख लेते हैं दूसरे में क्या है, यानी कि L बराबर 2, यानी कि दूसरी कक्षा जो है वो L कक्षा होती है। तो क्या करेंगे, n का मान जो है 2 रखेंगे वहां पर, तो 2 × n, 2 रख लिया, 2 में स्क्वायर लगा तो 2 का स्क्वायर तो कर लेना। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 4, और 4 दूनी क्या होगा, 8। क्लियर, ठीक। आगे देखिए कौन सी कक्षा है, तीसरी कक्षा है, m कौन सी कक्षा है, तीसरी कक्षा है। तो m 3 का मान हम n में रखेंगे, तो 2 × 3, और 3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, कितना होगा, 3 × 9, और 9 दूनी 18,
9 दूनी 18। फिर कौन सी कक्षा है? लास्ट चौथी कक्षा। तो चौथी कक्षा है तो n का मान कहाँ क्या रखेंगे? 4 रखेंगे और 4 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो 4 चौको 16, 16 दूनी 32। यानी कि जो एक कक्षा में है वो उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने भरे जा सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। फिर एल कक्षा में कितने भरे जा सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। फिर जो है एम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? 18। और एन कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? 32। ये बात क्लियर है? ठीक, तो आप इस नंबर को याद रखें, 2, 8, 18, 32। 2, 8, 18, 32 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब मैंने आपको कक्षा के बारे में बता दिया, अब मैं आपको बताऊंगा कि उप कक्षा क्या होती है। उप कक्षा क्या होती है? देखिए, उप कक्षा के बारे में मैं आपको बताऊंगा, जिसे सब ऑर्बिट कहते हैं, यानी कि उप कक्षा कहो या उप कोश कहो, कुछ भी कह सकते हो। तो देखिए, उप कक्षा के बारे में बताऊंगा। उप कक्षा क्या होता है? कक्षा में मैंने आपको बताया कि जो कक्षा है वो KLMN होती है, यानी कि 4 कक्षाएं होती हैं। अब उप कक्षा क्या है? देखिए, प्रत्येक कक्षा में उप कक्षाएं उपस्थित होती हैं। हर एक कक्षा में उप कक्षाएं होती हैं। अब बात यह है कि कौन सी कक्षा में कितने उप कक्षाएं होती हैं, ये बात है। तो देखिए, जो पहली कक्षा है इसमें एक कक्षा होती है। एक बात समझिए, उप कक्षा को SPDF से दर्शाते हैं। उप कक्षा को SPDF से दर्शाते हैं। और जो S उप कक्षा है इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 आ सकते हैं। ठीक है, और जो P कक्षा है इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन 6 आ सकते हैं। और जो D कक्षा है उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन 10 आ सकते हैं। और जो F कक्षा है उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन 14 आ सकते हैं। तो ये नंबर आप याद रखें, 2, 6, 10, 14, 2, 6, 10, 14 SPDF 2, 10, 14, 2, 6, 10, 14। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखना। तो इतनी बात कि जो उपकक्षाएं हैं इसे किससे लिखते हैं? SPDF से लिखते हैं। ये 4 कक्षाएं हैं, उपकक्षाएं हैं। तो उपकक्षाओं में जो S उपकक्षा है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, P उपकक्षा है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन और D उपकक्षा है उसमें 10 इलेक्ट्रॉन, F उपकक्षा है उसमें 14 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो देखिए, पहली जो कक्षा है उसमें एक उपकक्षा होती है, यानी कि एक उपकक्षा होती है, वो है S। ठीक है, इतनी बात समझे। जो दूसरी कक्षा है उसमें 2 उपकक्षाएं होती हैं, यानी कि SP, एक उपकक्षा, यानी कि पहली कक्षा में 2 उपकक्षाएं हैं और एक कक्षा में एक, पहली कक्षा में पहली उपकक्षा है। ठीक है, फिर तीसरी उपकक्षा में यानी कि KLM, तीसरी उपकक्षा में 3 उपकक्षाएं होती हैं। 3 उपकक्षाएं होती हैं, SPD। ठीक है, और फिर जो लास्ट वाली कक्षा है यानी कि चौथी कक्षा में कितने उपकक्षाएं होती हैं? 4 उपकक्षाएं होती हैं, SPDF। ये होती हैं उपकक्षाएं। ठीक है, और उपकक्षाओं में जो है कम से कम इसमें S उपकक्षा है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? 2। ठीक है, अब जो 2 भरे जा सकते हैं और इसमें P में कितने भरे जा सकते हैं? P में 6, यानी कि 2 भरेंगे और 6 भरेंगे, कितना हो जाएगा? 8। तो अभी तो मैंने बताया कि कक्षा में L कक्षा में कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। वही बात यही है कि पहली उपकक्षा में 2 और दूसरी उपकक्षा में 6। तो P कक्षा में 6 और S कक्षा में 2, यानी कि दोनों को जोड़ा तो 8 आया। अभी मैंने बताया कि जो L कक्षा है इसमें कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? 8। ठीक है, M वाली कक्षा में तो S वाली उपकक्षा में तो 2 ही भरे जाएंगे, P वाली में 6 भरे जाएंगे और D वाली में अभी मैंने बताया कि 10 भरे जाएंगे, यानी कि 10, 6, 16, 2, 18। अभी मैंने आपको बताया था पिछले, तो क्या बताया कि जो M कक्षा है उसमें कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? 18। बात तो वही है। ठीक, N कक्षा में हमने बताया था कि कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? 32। देखते हैं 32 भरेंगे कि नहीं। कि दो में क्या होता है? 2 S में 2 भरे जाएंगे, P में कितने भरे जाएंगे? 6, D में कितने भरे जाएंगे? 10 और F में कितने भरे जाएंगे? F में 14। तो जोड़ो 10, 6, 14, 24, 24, 6 कितने हो गए? 30 और 30, 2, 32। ये हो गया। इसका क्या फायदा है? कक्षा उपकक्षा पढ़ने में क्या फायदा है? इससे बहुत फायदा है।
इससे आप क्या कर पाएंगे कि किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल पाएंगे, उसकी संयोजकता बता पाएंगे, आप उसका लुईस डॉट सिंबल बना पाएंगे। ठीक है, ये चीज जो है कक्षा उप कक्षा के आज की वीडियो में मैंने आपको डिटेल से बता दिया कि कक्षा क्या है कि किसी भी नाविक के बाहरी पते यानी वृत्तीय पतों पर, वृत्तीय जो पथ होते हैं जहां इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं उसे कक्षा कहते हैं। और उपकक्षा क्या है कि प्रत्येक कक्षा में उपकक्षाएं उपस्थित होती हैं। ये मैंने आपको बताया कि तीसरी कक्षा में कितने उपकक्षाएं हैं, 3 कक्षा उपकक्षाएं हैं। तीसरी कक्षा में कितनी उपकक्षाएं हैं, 3। और चौथी कक्षा में कितनी उपकक्षाएं हैं, 4। दूसरी कक्षा में कितनी उपकक्षाएं हैं, 2। एक कक्षा में कौन सी उपकक्षा है, 1। ये बात मैंने आपको बताई। अब इसके बाद की जो वीडियो है मैं उससे पहले इसके आगे जो काम है वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में निकालना बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा परमाणु क्रमांक और यौगिक के बारे में, यानी कि सूत्रों के बारे में। यौगिक सूत्र ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब परमाणु क्रमांक अगर आपको आता नहीं है तो आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं निकाल पाएंगे और उसकी संयोजकता भी नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है परमाणु क्रमांक आपको याद होना चाहिए, फिर आपको यौगिक सूत्र याद होना चाहिए। क्योंकि मैं क्लास 10th की जो साइंस का पहला मतलब चैप्टर है केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन, इसे पढ़ाने से पहले ये चीज आपको आना चाहिए, तभी आप बेटर समझ पाएंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो बस इतनी कक्षा के और कक्षा के बारे में। अगली वीडियो में परमाणु क्रमांक और यौगिक के बारे में बताऊंगा, फिर मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में बताऊंगा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालें। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।